हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस। और क्लास 10th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो ये चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। सारे टॉपिक्स इसके हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे। तो आज हमें करने हैं बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने इसके काफी सारे क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे सॉल्व। आज कुछ और क्वेश्चन आंसर्स हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं। एक बार आप देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन आंसर्स हम सॉल्व कर चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर्स में। चलो, तो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था कि इथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 है। हमें बताना था कि इथेन पे कितने कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो जो कि हमने बता दिया था कितने हैं, 7 कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ऐसे ही आपको कोई और कंपाउंड दे दिया जाए, जैसे कि चलो, तो ये आपको कुछ कंपाउंड दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसमें आपको आप कोवेलेंट बॉन्ड बताने हैं, तो कैसे आप बताओगे? देखो, आसान है। आप जितने भी सिंगल बॉन्ड हैं, ठीक है, और जो बॉन्ड शेयरिंग से बने हैं उन्हें आप कैलकुलेट कर लोगे, उन्हें काउंट कर लोगे, तो आपके कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या आ जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, यानी कि यहाँ पर टोटल कितने बॉन्ड है? 13 बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो टोटल यहाँ पर है 13 कोवेलेंट बॉन्ड जो शेयरिंग से बने हैं। क्लियर? चलो, अगला क्वेश्चन है, ब्यूटेनोन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद अ फंक्शनल ग्रुप। अब जो ये ब्यूटेनोन है, ये एक 4 कार्बन कंपाउंड है। ऑफ कोर्स ये 4 कार्बन कंपाउंड ही होगा, क्योंकि ब्यूट यहाँ पर आया है ना इसके नाम पे, है ना। ब्यूट मतलब 4 कार्बन कंपाउंड। तो चलो, 4 कार्बन का कंपाउंड है विद फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? तो देखो, इसके नाम से हम पता लगा सकते हैं इसका फंक्शनल ग्रुप। तो लिखा हुआ है ब्यूटेनोन। ठीक है, लिखा हुआ है ब्यूटेनोन। तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन, ए नोन का मतलब क्या है? ओन। नोन का मतलब क्या है? नोन यानी कि लास्ट में क्या है? ओन लिखा हुआ है। ओन का मतलब क्या है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इनमें से? तो वो है कीटोन, क्योंकि कीटोन के लास्ट में भी क्या है? ओन है। अगर ऑल होता यहाँ पर, ब्यूटेनॉल होता तो एल्कोहल ग्रुप होता, है ना। ब्यूटेनअल होता तो एल्डिहाइड होता। ब्यूटेनोइक एसिड होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता। लेकिन यहाँ पर है ब्यूटेनोन, ओन है लास्ट में, यानी कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर? कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे होता है ब्यूटेनोन का? इस तरीके से 8 में प्रो ब्यूट, ब्यूट 2 सेकेंड कार्बन जो है हमारा कार्बन, इसमें ही ओन होता है। ठीक है, तो ये हो गया ब्यूटेनोन का स्ट्रक्चर। क्लियर है इतना? चलो, तो ये दोनों क्वेश्चन आप नोट कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द वेसल गेटिंग blackened on the outside it means that। चलिए, तो कहा जा रहा है, क्वेश्चन है कि जब हम खाना पकाते हैं या जब हम कोई भी चीज को कुक कर रहे हैं, तो जिस वेसल में यानी कि जिस बर्तन में, जिस कंटेनर में हम कुक कर रहे हैं, अगर वो कंटेनर नीचे से काला हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है? जैसे आपने देखा होगा, जब हम यहाँ गैस पर कुकिंग करते हैं, तो जो वेसल होता है, जो कंटेनर होता है, वो नीचे से काला बिल्कुल नहीं पड़ता।
लेकिन आपने देखा होगा जब हम लकड़ी में कोई खाना पकाते हैं, है ना, लकड़ी में आग जल रही है और इस पर हम कोई वेसल में रख करके खाना पकाते हैं, तो ये जो वेसल है ये नीचे से काला होने लगता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? फिलहाल क्वेश्चन यही पूछा गया है कि अगर हम खाना पकाते हैं, ठीक है, तो वेसल पर नीचे से जरूर आग जा रही होगी, तो अगर वेसल जो है वो काला होता है तो इसका क्या मतलब है? द फूड इज नॉट, क्या इसका मतलब ये है कि द फूड इज नॉट कुक्ड कम्प्लीटली, कि खाना जो है वो अच्छे से नहीं पका हुआ? नहीं, इसका ये मतलब तो नहीं है ना। कंटेनर के नीचे से ब्लैक होने का खाना पकने से कोई रिलेशन है ही नहीं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। अगला है द फ्यूल इज नॉट बर्न कंप्लीटली। हाँ, तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि फ्यूल जो है वो कंप्लीटली बर्न नहीं हुआ। क्या अगला ऑप्शन है द फ्यूल इज वेट, कि फ्यूल जो है वो गीला है? तो फ्यूल गीला हो सकता है क्या? अगर फ्यूल गीला होगा तो उसमें आग जलेगी नहीं, है ना, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। द फ्यूल इज बर्निंग कम्प्लीटली, लास्ट ऑप्शन है द फ्यूल इज बर्निंग कम्प्लीटली, यानी कि फ्यूल जो है वो पूर्ण तरीके से, पूर्ण रूप से जल रहा है या पूर्ण दहन वहां पर हो रहा है। तो देखो बच्चों, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में से एक आंसर होगा। ठीक है, कैसे पहचानोगे आंसर कौन सा है? एक में कहा गया है कि फ्यूल इज नॉट बर्न कम्प्लीटली, कि फ्यूल जो है वो अच्छे से नहीं जला हुआ, यानी उसका पूर्ण दहन नहीं हो रहा। ठीक है, और एक में लिखा हुआ है फ्यूल जो है कम्प्लीटली जल रहा है। तो चैप्टर में हमने पढ़ा है जब कोई फ्यूल कम्प्लीटली जल रहा है, यानी कि उसे पर्याप्त ऑक्सीजन की मात्रा मिल रही है, इसीलिए वो कम्प्लीटली जल रहा है। जब उसे पर्याप्त ऑक्सीजन की मात्रा मिल रही है तो उसका पूर्ण दहन हो रहा है, जिस वजह से वो कैसी फ्लेम निकालता है? एक साफ यानी कि क्लियर फ्लेम निकालता है, और किसी भी कंटेनर में जो है नीचे से जो है कोई भी कंटेनर काला नहीं होता। लेकिन जब ऑक्सीजन जो है पूर्ण रूप से नहीं मिल पाती या पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती, तब वहां पर होता है अपूर्ण दहन। और इस अपूर्ण दहन की वजह से जो लौ निकलती है बच्चों, वो येलोइश कलर की होती है और उसमें ब्लैक सूटी फ्लेम भी निकलता है। ठीक है, जिससे कि जो कंटेनर है, जो वेसल है, वो काला हो जाता है। क्लियर इतना? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो देखो, इसको एक्सप्लेन भी किया गया, वाइल कुकिंग इफ द बॉटम द वेसल इज गेटिंग ब्लैकेंड ऑन द आउटसाइड, यानी कि अगर जो वेसल है वो बाहर से काला पड़ रहा है, देन इट मीन्स द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कम्प्लीटली। इसका मतलब ये है कि फ्यूल जो है अच्छे से जल नहीं रहा। ठीक है, तो आप जब भी अपने घरों में आपने देखा होगा, जब आप गैस जलाते हो, है ना, गैस पर खाना पकाते हो, तो आपका जो कंटेनर है वो नीचे से काला नहीं होता। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कंटेनर जो है वो नीचे से काला हो जाता है। इसका मतलब ये है कि गैस के बर्नर में जो है कुछ फंसा हुआ है, कुछ डिस्ट्रैक्शन है, जिसके वजह से जो फ्यूल है वो कंप्लीटली नहीं जल पा रहा। ठीक है, तो जो है कंटेनर काला पड़ रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है। नोट कर लीजिए इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl। तो आपको कोवेलेंट बॉन्ड के नेचर को एक्सप्लेन करना है, कैसे? CH3Cl के बॉन्ड फॉर्मेशन से आपको बताना है। ठीक है, चलो। कार्बन कैन नीदर लूज 4 इलेक्ट्रॉन। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि CH3Cl का पहले हम बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाते हैं, उसके बाद इसके कोवेलेंट नेचर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो, CH3Cl, तो एक हमारे पास है कार्बन। अब कार्बन की होती है वैलेंसी 4। ठीक है, तो 1, 2, 3 और 4। अब वैलेंसी 4 की होती है। अगर हम कार्बन को देखें, ध्यान से देखो कार्बन को, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। ठीक है, अब अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, या नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन जो हमने चैप्टर में सीखा है, KLM शेल में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है, तो ये होता है 2,4। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो कार्बन है उसका जो वैलेंस शेल है, आउटर शेल है, उसमें है 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस शेल या आउटर शेल जिसे हम कहते हैं, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब अगर हम इसकी वैलेंसी की बात करें, अगर हम इसकी वैलेंसी की बात करें, तो वैलेंसी कितनी है, कैसे आप कैलकुलेट करोगे? तो वैलेंसी की अगर हम डेफिनेशन कहें, तो वैलेंसी का मतलब क्या है? वैलेंसी का मतलब है कंबाइनिंग कैपेसिटी। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये है बच्चों
कि वैलेंसी है क्या। एक तो कंबाइनिंग कैपेसिटी तो हम समझ गए, यानी कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई एटम या तो लूज करता है, या तो गेन करता है, या तो शेयर करता है, ठीक है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, वही उसकी वैलेंसी होती है। ठीक है, जैसे हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के आउटर शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को कहीं से गेन करेगा, ठीक है, तो वो हो जाएगी उसकी वैलेंसी। जैसे हम किसी और एटम की बात करें, जैसे हम सोडियम की बात करें, ठीक है, तो सोडियम का जो वैलेंस शेल होता है उसमें लास्ट में होता है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 और चाहिए। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन किससे लेना इसके लिए इम्पॉसिबल है, और अब किससे ले करके अपने शेल में रखना तो और भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि प्रोटॉन तो लिमिटेड है और प्रोटॉन जो है इतने सारे इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएंगे। क्लियर है, ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन ना ये ले सकता है किसी से, लेकिन ये क्या कर सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर सकता है, जिससे कि इसका जो आउटर शेल हो जाएगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि इसके प्रीवियस शेल को अब इसका आउटर शेल मान लिया जाएगा। क्लियर है, तो ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन कार्बन के केस में थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर ना इलेक्ट्रॉन लूज हो सकते हैं ना गेन हो सकते हैं। देखो, क्योंकि देखो बच्चों, अब इसके वैलेंस शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या स्टेबल होने के 2 ऑप्शन है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, है ना, किसी को किसी से गेन कर ले, या किसी को लूज कर ले, या किसी को डोनेट कर ले, किसी से एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। लेकिन ये दोनों ही केस इसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अब देखो डिफिकल्ट क्यों है, तो डिफिकल्ट इसीलिए है कि 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है। जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक एक करके ही तो इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा, तो सबसे पहले ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब यहाँ पर बच गए हैं 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन 6 है, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो वो अब इन इलेक्ट्रॉन को बहुत टाइटली होल्ड करके रखेंगे। ठीक है, चलो, अब इसके बाद फिर से एक और इलेक्ट्रॉन अगर चला जाएगा, तो अब यहाँ पर बच गए 4 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन। 4 इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, और ये पॉजिटिव चार्ज, ये जो 6 प्रोटॉन है, इन बाकी के बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन को बहुत टाइटली पकड़ के रखेंगे, ठीक है, टाइटली होल्ड करके रखेंगे, जिससे कि इनको इनके शेल से निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहला तो ये कैंसिल हो गया कि ये किसी को डोनेट कर सकता है, ठीक है, डोनेट तो नहीं कर पाएगा। अब दूसरी चीज आ गई कि किसी से एक्सेप्ट कर ले, तो चलो, तो जैसे पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो प्रोटॉन तो अभी भी 6 है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो अब ज्यादा हो गए, वो हो गए 7, ठीक है, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा हो गया और पॉजिटिव चार्ज कम है। ठीक है, चलो, अब इसने एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, अब इलेक्ट्रॉन हो गए 8 और प्रोटॉन हो गए 6, ठीक है, प्रोटॉन अब 6 है, प्रोटॉन अब 6 हैं, इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 8। तो प्रोटॉन की संख्या बहुत कम है, वो इतने सारे इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएंगे। और दूसरी चीज ये भी है, एक तो ये इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कम है, दूसरी चीज ये भी है कि जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का होगा आपस में रिपल्शन। ठीक है, अब आपस में रिपल्शन होने की वजह से साइज बढ़ने लगेगा, हमारे जो एटम है उसका साइज बढ़ने की वजह से क्या होने लगेगा, देखो, साइज भी बढ़ने लगेगा, रिपल्शन बहुत ज्यादा होने लगेगा, जो हमारा एटम है वो अनस्टेबल होने लगेगा। ठीक है, ठीक है, बाकी के अब 2 इलेक्ट्रॉन और लेने के लिए इसके पास जगह नहीं बचेगी, और इलेक्ट्रॉन ये ले नहीं पाएगा क्योंकि इतना ज्यादा अनस्टेबल ये हो जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज उन्हें होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकता है, ना ही किसी से एक्सेप्ट कर सकता है। इसके पीछे का रीजन अब आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। लेकिन बच्चों, अब इसके पास आता है तीसरा ऑप्शन, जो कि है शेयरिंग का। तो ये क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। ठीक है, चलिए, तो जैसे कि अभी हमने कहा कि इसके पास ना तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ना तो ये एक्सेप्ट कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता, रीजन हमने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर लिया है अभी। ठीक है, तो इसके पास बचता है एक ही ऑप्शन, तो ये क्या करे, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करे। तो ये क्या करेगा, अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, देखो 4 इसके पास हैं, ऑक्टेट कंप्लीट यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वैलेंस शेल में।
ठीक है, तो इसको चाहिए 4 और इलेक्ट्रॉन। और वैलेंसी का फॉर्मूला ये भी है कि 8 में से माइनस कर देंगे जितने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, तो ये आ जाएगा 4। तो अब इसको चाहिए 4 और इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये कैसे लेगा? 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके लेगा, किसी दूसरे एटम्स के साथ शेयर कर लेगा। ठीक है, अब शेयरिंग कैसे करेगा? देखो, जैसे CH3Cl की बात करते हैं, तो देखो कार्बन की वैलेंसी है 4, है वैलेंसी 4, अभी हमने फाइंड करी। क्लियर? चलो, तो वैलेंसी 4 है और इसके साथ जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन। ये है पहला हाइड्रोजन जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये है दूसरा हाइड्रोजन जिसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ये है तीसरा हाइड्रोजन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, और साथ में है एक Cl, और इस Cl के पास भी 1 ही इलेक्ट्रॉन है। सॉरी, इस Cl के पास है 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि आप देख सकते हो। Cl की अगर हम बात करें तो Cl जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को लिखें तो 2, 8, 7, तो इसका जो वैलेंस शेल है यहाँ पर है 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 माइनस 7 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1। इसकी वैलेंसी कितनी है? वैलेंसी है इसकी 1, यानी कि इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखो, इस हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर इसे एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करेगा? इस कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। सेम ऐसा ही ये वाला हाइड्रोजन करेगा, ये वाला हाइड्रोजन भी कुछ ऐसा ही करेगा। ठीक है, अब बात आती है क्लोरीन की। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन इसे दे दे, यानी कि कार्बन का शेयर कर ले, तो क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, ये रहा क्लोरीन और इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया यहाँ इससे, इस वाले कार्बन से। चलो, अब जो किनारे वाले जितने भी हमारे एटम्स हमें दिख रहे हैं, ये सारे ही क्या हो गए हैं? स्टेबल हो गए हैं। हो गए हैं ना, क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन जो है, यानी कि इनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो गया है ना। सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के इसका डुप्लेट कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये 2 पे स्टेबल हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कार्बन की। अब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन तो अपने हैं, ठीक है, 4 और चाहिए। तो 4 वो किससे लेगा? एक हाइड्रोजन से लेगा, एक दूसरे हाइड्रोजन से लेगा, एक तीसरे हाइड्रोजन से लेगा, और एक जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो लेगा क्लोरीन से। ठीक है, तो इस हाइड्रोजन के पास अपने तो हैं, एक इससे ले लिया, एक इससे ले लिया, एक क्लोरीन से ले लिया और एक इस हाइड्रोजन से ले लिया। तो अब ये सारा हो गया है हमारा कंप्लीट, यानी कि सब ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ? ये बॉन्ड बनेगा, ये वाला बॉन्ड बनेगा, ये वाला बॉन्ड बनेगा और ये वाला बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड बना है, ये बना कैसे? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। जब इलेक्ट्रॉन अगर शेयरिंग ही नहीं करते तो ये बॉन्ड नहीं फॉर्म। ठीक है, ये बॉन्ड हो रहा है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, इसीलिए इन बॉन्ड्स को हम कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। सारे चारों के चारों बॉन्ड क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है इतना? चलो, तो इसको रीड कर लेते हैं जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसको समझेंगे हम अच्छे से। तो कार्बन नीदर लूज 4 of its electron nor gain 4 of electrons, as both the processes require extra amount of energy and would make the system unstable। तो जो, जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि कार्बन जो है ना तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना तो गेन करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि दोनों प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, और ये क्या कर सकता है? इस पूरे सिस्टम को अनस्टेबल बना सकता है। ठीक है, चलो, therefore it completes its octet by sharing its 4 electron with other carbon atoms or with atoms of other element। तो ये क्या करता है? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है, या तो दूसरे कार्बन एटम के साथ या दूसरे एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनके साथ। ठीक है, शेयर करता है। द बॉन्ड दैट आर फॉर्म बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। और शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है, फॉर्म्ड बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, उसे ही क्या कहा जाता है? कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, इन कोवेलेंट बॉन्डिंग बोथ द एटम शेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो, कोवेलेंट बॉन्डिंग में होता क्या है कि जो दोनों एटम है वो क्या करते हैं? शेयर करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। द शेयर्ड एयर बिलोंग टू द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू द वैलेंस शेल ऑफ बोथ द एटम। और ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये कहाँ से होते हैं? वैलेंस शेल से होते हैं।
ठीक है। हेयर कार्बन रिक्वायर 4 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अब यहाँ पर हुआ क्या, कार्बन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, वाइल ईच हाइड्रोजन एटम रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन, जबकि हर हाइड्रोजन एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए, और क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट द ऑक्टेट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि 7 इसके पास पहले से है, एक मिल जाएगा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। देयरफॉर ऑल दी शेयर द इलेक्ट्रॉन एंड एज अ रिजल्ट कार्बन फॉर्म 3 बॉन्ड विद हाइड्रोजन एंड 1 बॉन्ड विद क्लोरीन। तो ये सारी प्रोसेस होगी, ये सब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, और कार्बन क्या करेगा, 3 हाइड्रोजन के साथ और 1 क्लोरीन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, जिससे कि यहाँ पर 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, 3 हाइड्रोजन के साथ और 1 क्लोरीन के साथ। और इस ऐसे ही यहाँ पर हमारे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है इतना? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन बहुत ही आपको समझना था, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए था इसके लिए, जो कि हमने बहुत अच्छे से इसको समझ लिया है, जो भी रीजन इसके पीछे हैं उन सभी को हमने अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपको नोट कर लेना है। चलिए, तो क्लियर है ये वाला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये था। चलो अब आगे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। तो यहाँ पर दिया है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर एथेनोइक एसिड, H2S, प्रोपेनॉन और F2। तो यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, इनके लिए आपको स्ट्रक्चर से, एथेनोइक एसिड दिया हुआ है, इसके लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना है। तो स्ट्रक्चर बनाने से पहले आपको इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए कि इनका फॉर्मूला क्या है। एथेनोइक एसिड है ना, एथेनोइक एसिड तो इजी है, हमें पता है फॉर्मूला, ठीक है। प्रोपेनॉन का फॉर्मूला भी हमें पता है, बाकी H2S और F2 तो यहाँ पे दिया हुआ है। चलो तो सॉल्व करते हैं एक एक करके। देखो, एथेनोइक एसिड की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, CH3COO है, जिसको हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। तो आसानी से इसका हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो देखो यहाँ पे बना हुआ है, तो आप यहाँ से देख सकते हो, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल है 4 इलेक्ट्रॉन। सारे कार्बन के पास आप देखो 2 कार्बन है यहाँ पर, दोनों के पास 4-4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं और इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन आप खुद से, जैसे प्रोपेनॉन है, प्रोपेनॉन के फॉर्मूले की बात करें तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH, ये हमारा प्रोपेनॉन है, ये प्रोपेनॉन का फॉर्मूला है। 8th मेथ प्रोप यानी कि 3 कार्बन हो गया प्रोप, और यहाँ पर है डबल बॉन्ड O यानी कि कीटोन लगा हुआ है, तो ये हो गया प्रोपेनोन। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं, नोट कर लीजिए इसे। तो चलो यहाँ पर स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं प्रोपेनॉन का, बाकी का आप खुद बनाएंगे स्ट्रक्चर। तो प्रोपेनॉन का अगर हम फॉर्मूला देखें तो ये होता है C, यहाँ पर ऑक्सीजन तीसरा, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, ठीक है। चलो अब इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हम रेड से दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कार्बन के पास है 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के पास भी है 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, सेम इस कार्बन के पास भी 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सारे कार्बन के पास पास यानी कि इसका जो वैलेंस शेल है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। वैलेंसी कितनी है, 4 है, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, क्लियर है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो बच्चों हाइड्रोजन के आउटर शेल में तो एक एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक एक एक, क्योंकि हाइड्रोजन को कंप्लीट करना होता है अपना ड्यूप्लेट, और बाकी सबको तो अपना जो है ऑक्टेट ही कंप्लीट करना होता है। चलो तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग देखते हैं।
देखो सिंपल इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो आप ऐसे ही बना सकते हो, डॉट स्ट्रक्चर तो यही है। अगर हमें शेयरिंग दिखानी है यहाँ पे, तो शेयरिंग कैसे दिखाएंगे, देखो शेयरिंग दिखाएंगे, इस हाइड्रोजन के पास है ये 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन ने ये 2 शेयर करे हैं, और इस वाले हाइड्रोजन ने ये 2 शेयर करे हैं। इस हाइड्रोजन ने ये 2 शेयर करे हैं, इस हाइड्रोजन ने ये 2, और इस हाइड्रोजन ने ये 2 शेयर करे हैं। क्लियर है। चलो ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो 6 ऑक्सीजन के पास हैं, 2 और चाहिए ना इसे, तो 6 इसके पास है, 2 ये इस कार्बन से शेयर कर लेगा इस तरीके। अब बात करते हैं कार्बन की। चलो कार्बन की बात करते हैं, तो कार्बन के पास 4 पहले से ही हैं, एक ये इस हाइड्रोजन से ले लेगा, एक इस हाइड्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन से, और एक इस कार्बन से, तो ये हो गया इसके 4 कंप्लीट। वैसे यहाँ पर बात करें तो 4 इसके पास पहले से ही हैं, 2 ये एक ये इस कार्बन से ले लेगा, एक इस कार्बन से, और 2 ये ऑक्सीजन से ले लेगा। क्लियर है। वैसे इस वाले कार्बन की बात करें तो 4 इसके पास हैं, और 3 तो ये इस हाइड्रोजन से ले लेगा, और 1 ये इस कार्बन से ले लेगा, और इस तरीके से हो गया इनका ऑक्टेट कंप्लीट सबका। ठीक है, और हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। क्लियर है। अब देखो बॉन्ड यहाँ पर कैसे बनेंगे, बॉन्ड को हम हाईलाइट कर देते हैं। चलो तो यहाँ पर बनेगा एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। अच्छा सिंगल बॉन्ड क्यों बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर शेयरिंग हो रही है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की, है ना, जैसे एक हाइड्रोजन का है, एक कार्बन का है, यहाँ पर एक कार्बन का है, एक इधर कार्बन का है, सेम ऐसे ऐसे क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। लेकिन अगर आप देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर बन रहे हैं डबल बॉन्ड। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर बन रहा है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर शेयरिंग हो रही है 4 कार्बन, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, 4 की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड बनेगा, 6 की शेयरिंग होगी तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, यहाँ पर स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। तो ओपन करके आप लिख सकते हो HH, इसके किनारे से इस तरीके से आप H लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। देखो डॉट स्ट्रक्चर यानी कि जब तक हमने ये शेयरिंग नहीं दिखाई थी तो वो हमारा डॉट स्ट्रक्चर था, अब हमने यहाँ पे शेयरिंग भी दिखाई है और बॉन्ड भी दिखाए हैं। क्लियर है इतना। चलो तो बाकी आप खुद कर सकते हो, जैसे F2 है तो इसका आप बना सकते हो इस तरीके से, आपको फ्लोरीन लिखना है, दोनों के आउटर शेल में जो है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन दोनों के आउटर शेल में होते हैं, और आप क्या कर सकते हो यहाँ पर दिखा सकते हो जो भी डॉट स्ट्रक्चर है। क्लियर, चलिए नोट कीजिए। चलिए क्लियर है, देख लीजिए इसे एक बार। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी चैप्टर को डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।